नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज काउंटिंग का दिन है और सबकी नज़र ज़ाहिर है उन्हीं टेलीविज़न चैनलों पर होगी ही जिन्हें देखने से मैं मना करता हूं, और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ मना करता हूं कि भारत का जो खूबसूरत लोकतंत्र है उसे ख़राब करने में, गंदा करने में गोदी मीडिया का बड़ा रोल है। और उसकी इस भूमिका पर जितनी भी बातें कही जाएं कम है, जितनी बार कहता रहूं वो बहुत कम है, क्योंकि 1 अरब लोगों को बताना पड़ेगा कि इस देश का जो गोदी मीडिया है वो इस लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहा है। उसने कभी भी सवालों और जवाबदेही को आगे नहीं रखा पूछने में। वो विपक्ष को लेकर बहुत आक्रामक रहता है। जैसे जैसे नतीजे आएंगे और एग्ज़िट पोल के नतीजे अगर सही साबित होते हैं, तब आप गोदी मीडिया की भाषा देखिएगा और नोट कीजिएगा कि उस भाषा में विपक्ष के लिए क्या कहा जाता है। ज़रूर इस चुनाव में बहुत तरह के मुद्दे उठे। हार और जीत से अलग एक बड़ा प्रश्न तो है ही कि क्या बीजेपी के जीत जाने से बेरोज़गारी का सवाल ख़त्म हो गया? क्या ये सच्चाई अब नहीं रहेगी कि देश के ज़िलों कस्बों में जो पढ़ाई का ख़राब स्तर है, ज़िलों और कस्बों के लोग इतनी मेहनत करते हैं, क्या उन्हें एक अच्छा अस्पताल और एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलना चाहिए? क्या इस बात को बार बार उठाना गलत है? मिडिल क्लास की कितनी बुरी हालत हो गई है। अनिंद्य चक्रवर्ती ने ट्रिब्यून में लिखा है, पढ़िए आप उसे। उसकी कमाई कम होती जा रही है, वो तनाव में है, दबाव में है। तो राजनीतिक समर्थन से यह मत सोचिए कि उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं और 2047 को लेकर एक सुदूर वक्त की आप कल्पना पेश मत कीजिए। अभी धरातल पर आइए, आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो बेरोज़गारी का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा कहीं से कमज़ोर नहीं हुआ है। यह ज़रूर कई बार लगता है कि कई चुनावों में यह मुद्दा हार गया। 2019 में बेरोज़गारी का मुद्दा बुरी तरह से हार गया। इसमें युवाओं का ही योगदान है। अगर इस बार भी हार जाता है तो भी विपक्ष को बेरोज़गारी का मुद्दा उठाते रहना चाहिए। आप राजनीतिक समर्थन किसी को भी करें, लेकिन आपके राजनीतिक समर्थन से यह बात तय नहीं हो जाती है कि आपने बेरोज़गारी को प्राथमिकता नहीं दी है। जो भी व्यक्ति किसी को भी वोट कर रहा है, उसकी चिंताएं तो यही होंगी कि इस देश में उसका जीवन कितना शांतिपूर्ण है। और शांतिपूर्ण में सिर्फ कानून व्यवस्था की शांति नहीं आती है। घर में एक आदमी बीमार होता है और अगर आप संपर्क वाले नहीं हैं, 10 लोगों को नहीं जानते हैं, तो ज़्यादा चांस इस बात के हैं कि आपको अच्छी चिकित्सा नहीं मिलेगी। तो इन सवालों को लेकर हर चुनाव में तमाम तरह के हार और जीत से अलग होते हुए भी उठाना है, उठाते रहेंगे। हम सब का मजाक उड़ाया जाएगा आज के दिन गोदी मीडिया के चैनलों पर, क्योंकि वो यही करते हैं। वो अक्सर नरेंद्र मोदी की जीत की आड़ में अपने गुनाहों को छिपाने का प्रयास करते हैं, पर उससे छिपने वाली बात है नहीं। लोगों की नज़र में ये बात तो है। उनका भी मतदाता जो बीजेपी को वोट करता है वो ये जानता है और शर्मिंदा होता है भीतर भीतर कि ऐसा मीडिया, इस तरह का मीडिया हमारे देश में है, तो हम किस तरह के देश का दावा कर रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं जिसमें हम जैसे लोग आज न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में नहीं हैं, जहाँ पे बहुत ताम झाम होता था। खैर, मैं जहाँ काम करता था वहाँ उतना ताम झाम तो नहीं होता था, लेकिन बाकी चैनलों के स्टूडियो की सजावट आप देखेंगे, हतप्रभ हो जाएंगे, कितना पैसा है। यही चैनल के जो स्ट्रिंगर हैं, जो ज़मीन पर काम करते हैं, आप उनसे पूछेंगे कि आपको चैनलों से कितना पैसा मिलता है जिसके लिए आप इतनी दौड़ भाग करते हैं। कोई जब हेलीकॉप्टर की यात्राएं कराने लेकर जाता है, कोई जब बस लेकर जाता है, तो पूछिए अपने ज़िले के स्ट्रिंगर से जो उस चैनल के लिए काम करता है कि आपने 4 दिन लगाकर, 10 दिन लगाकर इतना अच्छा शो कराया, बदले में चैनल ने आपको क्या दिया? संवाददाताओं की सैलरी क्या है? टीवी चैनलों में तो कुछ अच्छी होती होगी। तो इन सब बातों को भी देखिएगा। हमेशा चमक दमक से प्रभावित मत हो जाइएगा। ज़रूर इस चुनाव में और पिछले कुछ चुनाव में यूट्यूबर ने अच्छा किया है। अब अजीत अंजुम का ही देख लीजिए, कितने जुनूनी आदमी हैं
जूझ कर ज़िद में उन्होंने अपने चैनल में बहुत सारे विंडो बना दिए हैं, सारा डेटा है, तैयारी है। मुझे पता है वो कई रात से जाग रहे हैं और बना रहे हैं। मुझ में ये क्षमता नहीं है। हर किसी में अलग अलग क्षमता होती है, पर वो कोशिश कर रहे हैं कि एक वैकल्पिक मीडिया हो। उसमें बहुत संसाधन लगता है, आपको जो भी मिल रहा है आप उसमें लगा रहे हैं। बाज़ार से विज्ञापन नहीं मिलता, सरकार आपको विज्ञापन नहीं देती है, तो अपने दम पर खड़े हैं और अपने आसपास 10 लोगों के लिए रोज़गार खड़ा कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। और एक ऐसे समय में जब लोगों ने मान लिया है कि गोदी मीडिया ही उसके 2047 के भारत का चेहरा है, आपके मान लेने से ये सही नहीं हो जाएगा। आप गलत को सही मान लेंगे तो वो सही नहीं हो जाता है। आप मान लीजिए, क्योंकि आप ज़िद पर हैं तो आप मान लीजिए, पर ये आप हमेशा ही कहीं भी जाएंगे दुनिया में इस गोदी मीडिया को लेकर, अपने मोहल्ले में आप सर नहीं उठाकर चल सकते हैं। आप दुनिया की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन करेंगे क्या? सारा डेटा उन्हीं के पास आ रहा है, तो सूचनाओं पर उनका एक नियंत्रण आता है, उन्हीं का नियंत्रण है। उन्हीं, उसमें काफ़ी पैसा लगता है, तरह तरह के डेटा जनरेट किए जाते हैं। तो उन चैनलों में इतनी तेज़ सूचनाएं आएंगी कि आपके भीतर भी जिज्ञासा होगी कि आप जाकर देखें। स्वाभाविक भी है कि आज नतीजे का दिन है और आपको देखना चाहिए। लेकिन सुबह सुबह जब हम देख रहे थे आज की दिल्ली को, ख़ासकर इस सड़क पर जो आपके स्क्रीन के सामने है, स्क्रीन पर है, ये वो रास्ता है जो नया पावर कॉरिडोर बना है, जहाँ जिस पर आप चलते चले जाएं। इस वक्त तो खाली है, जिस वक्त रिकॉर्ड किया गया, और इसकी रिकॉर्डिंग करीब 6:30 से 7:30 के बीच हुई होगी। इस पर भारतीय जनता पार्टी का भव्य मुख्यालय है। ज़रूर आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र की सत्ता में लौटने का सपना देख रही है। राज्यों में वो ये कीर्तिमान कई बार दोहरा चुकी है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस कीर्तिमान को दोहराया है। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार लगातार सत्ता में आई है और पहले भी रह चुकी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का भव्य हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, जिसके बनने के समय काफ़ी चर्चाएं हुई थी कि कितना पैसा इसमें लगा होगा। उम्मीद है आम कार्यकर्ता जो बीजेपी के लिए दिन रात काम करता है, इस भव्य मुख्यालय के भीतर अध्यक्ष के कमरे तक जा पाता होगा। वो पता नहीं कांग्रेस के अध्यक्ष के कमरे तक कोई जा पाता होगा या नहीं, लेकिन ये बात कहने में क्या गलत है कि जिस पार्टी के लिए आप इतनी जान लगाते हैं, उस पार्टी के मुख्यालय का भ्रमण तो कार्यकर्ताओं के लिए होना ही चाहिए। जो ज़िला प्रमुख हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्हें बुला कर दिखाया तो जाना ही चाहिए। और ये भव्यता बीजेपी की ऐसे नहीं आई है। अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा मसला हुआ तो उसमें जानकारी निकल कर आई, कुछ मीडिया वेबसाइट ने इसको रिपोर्ट किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये दो चीज़ें होती हैं, इन्हीं से केवल बीजेपी को 13,000 करोड़ रुपए मिले हैं। और ये काफ़ी पैसा होता है। बीजेपी अगर चाहे इस जीत की खुशी में तो 1800 हेलीकॉप्टर खरीद के अपने सारे ज़िला प्रमुखों को, ब्लॉक प्रमुखों को, कम से कम ज़िला प्रमुखों को तो वो हेलीकॉप्टर भेंट कर सकती है। ये और बात है कि ज़िला प्रमुख अपनी जेब से लगाते होंगे, अपनी मेहनत करते होंगे, और हर दल का कार्यकर्ता अपनी जेब से ही लगाकर पार्टी के लिए मेहनत करता है। तो इस जुनून को हमेशा अलग से देखना चाहिए। जब भी आप किसी ज़मीन पे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को देखें, वो आप सोचिए कि इस राजनीति में क्या ऐसी चीज़ है कि उसे सबसे कम मिल रहा है लेकिन वो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। तो ये बीजेपी का दफ्तर है, ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। जो एक चुनौती है कि क्या इस पार्टी को सहानुभूति की लहर मिलेगी, फ़ायदा होगा। 7 सीटें हैं दिल्ली में। जिस तरह से बीजेपी आम आदमी पार्टी को विधानसभाओं में नहीं हरा पाई, उसी तरह से क्या इस बार भी आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा पाएगी? क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अक्सर बीजेपी हावी पड़ जाती है। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। तो ये सारे सवाल हैं जो आने वाले समय में दिखेंगे। बिहार, यूपी की तो बात होती ही है, लेकिन हम ज़रा जो दक्षिण में जो सर्वे हुए हैं, एग्ज़िट पोल, उसको लेकर बात करते हैं कि दिल्ली में जितने भी सर्वे हुए उसमें बीजेपी को काफ़ी बढ़त दिखाई गई है। लेकिन जो दक्षिण के सर्वे करने वाले हैं, जैसे मनोरमा न्यूज़, VMR, एग्ज़िट पोल, इसने
कहा है इसके एग्जिट पोल के हिसाब से कि यहाँ बीजेपी को सीट नहीं मिलेगी। यूडीएफ जो कांग्रेस नीत गठबंधन है उसे 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं और लेफ्ट को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। मगर गौर करने वाली बात है कि 2-3 सीटें इसमें बताई गई हैं, 2-3 सीटें जहां पर बीजेपी को 30 से ज़्यादा प्रतिशत मत हैं। इसका मतलब है कि ज़मीन पर कुछ ऐसा हो रहा है कि बीजेपी वहां पर बढ़त बना रही है। लेकिन लेकिन बीजेपी वहां जीतेगी, ये केरला के मनोरमा न्यूज़ VMR एग्जिट पोल ने ऐसा नहीं कहा है। ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी 1-2 लोकसभा सीटों पर माफ़ कीजिएगा दूसरे नंबर पर आ सकती है। उसी तरह से तमिलनाडु के बारे में ये भविष्यवाणी दिल्ली में जो केरला में उसमें है कि एक और ETG सर्वे है टाइम्स नाउ का, उसने कहा है कि केरल में बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। फिर ABP वोटर में दावा किया गया है कि बीजेपी को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। इन बातों को लेकर हैरान हैं कि क्या केरल में बीजेपी का कोई खाता खुल सकता है। लोग आशंकित हैं, मगर वो अब देखने की बात है, कुछ समय की बात है। तिरुवनंतपुरम में वहाँ शशि थरूर जीतते रहे, पर अब केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हैं, काफ़ी साधन संपन्न व्यक्ति हैं, वो गए हैं। और पथनमथिट्टा से AK एंटनी के बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया। वैसे बीजेपी परिवारवाद का विरोध करती है, लेकिन तमिलनाडु में आप देखिए तो इंडिया जो गठबंधन है DMK कांग्रेस, उसको 33 से 37 सीटें मिल रही हैं। 39 सीटें हैं तमिलनाडु में। 2019 में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, जब पुलवामा और बालाकोट और राष्ट्रवाद का कथित रूप से बहुत ज़्यादा लहर थी, तब बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और उसके सहयोगियों को यहाँ 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। पर क्या बीजेपी को सीट मिल सकती है? कोयम्बटूर से जो बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई, जिनका सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री का जब इंटरव्यू हुआ 80 सीटों का, उससे पहले अगर किसी बीजेपी नेता का सबसे ज़्यादा मीडिया में इंटरव्यू चला तो अन्नामलाई थे। तो क्या अन्नामलाई इस बार जीत पाएंगे? ये एक देखने की बात होगी। कर्नाटका में एक अलग सर्वे आया है इदीना, ये मैं साउथ फर्स्ट जो वेबसाइट है उससे जानकारी लेकर बता रहा हूँ। तो idina.com ने कहा है कि कांग्रेस को वहाँ 13 से 18 सीटें मिल सकती हैं। दूसरे एग्जिट पोल जो दिल्ली से के न्यूज़ चैनलों से संबंधित हैं, उसमें कांग्रेस को इतना नंबर नहीं दिखाया गया है, मगर इदीना ने 10 से 13 सीटें दी हैं। तो ये एक तरह से देखना होगा कि दक्षिण में क्या होता है, ओडिशा में क्या होता है। क्या बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 9 से 10 सीटों का घाटा होगा, बीजेपी को उतना ही फ़ायदा होगा? दोनों के अलग अलग इलाके हैं। ज़रूर बीजेपी एक ख़ास इलाके में मजबूत है बंगाल में, लेकिन तृणमूल ज़्यादा बड़ी है। तो ये सारा सवाल तो है, हम अब तो वो सब धीरे धीरे आपको कुछ ही घंटे में पता चल जाएगा। लेकिन इन मतों की गिनती से पहले की रात जो हुआ, उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। वो चिंता की बात है। अखिलेश यादव का ट्वीट आया कि कुछ शहरों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने आरोप लगाया कि नज़रबंद किया जा रहा है। और आपने देखा भी था कि जब 7वें चरण का मतदान, 6ठे चरण और 7वें चरण के मतदान के बीच में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के घर पे पुलिस पहुंच गई थी। तो इस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग कहिए या इसी वक्त की सक्रियता कहिए, थोड़ी चिंता में ये बात तो डालती है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या ऐसा कुछ हो रहा है? तुरंत ही जवाब देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने बताया कि जो फॉर्म 17C दी गई है उसमें जो मशीनों के नंबर हैं और वो दूसरे EVM मशीन के जो नंबर हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। पर अच्छी बात है कि चुनाव आयोग ने तुरंत ही ट्विटर पर जवाब दिया। तब भी भूपेश बघेल इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक पत्र है जो उन्होंने देश के नौकरशाहों के नाम पर लिखा है।
कि आपने संविधान की शपथ ली है और आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, किसी के दबाव में नहीं आना है। विपक्ष अपनी तरफ से आशंकित है और इसकी कोई ये बेवजह नहीं है, इसकी बहुत ठोस वजह है। आप किसी को उठाकर जेल में डाल देते हैं, कई साल से जेल में पड़ा है, ना सबूत ठोस है ना कुछ है, राजनीतिक द्वेष इतना बढ़ गया है कि इस वक्त 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं। तो ये कैसे होता है? ये अधिकारियों के इस्तेमाल से हो रहा है। तो अगर जो अधिकारी वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो क्या उन्हीं अधिकारियों पर दूसरी जगह पे भरोसा कर लिया जाएगा? सवाल ना किया जाए? करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यही तो संस्थाओं के पतन का मुद्दा है कि बात इस हद तक आ गई है कि किसी के नागरिक अधिकार कब ले लिए जाएं कुछ पता नहीं चलता। इसे लेकर आश्वस्त क्यों नहीं किया जाता? क्यों जांच एजेंसियां केवल विपक्ष के नेताओं के घरों में नजर आती हैं, बीजेपी के नेताओं के यहाँ कुछ भी नहीं? और प्रधानमंत्री कहते हैं कि 3% पॉलिटिकल मामले हैं ईडी के, लेकिन उस 3% में आप जरा देखिए कि ज्यादातर मामले तो विपक्ष के ही हैं, 90% से भी ज्यादा। फिर लेकिन आप वो ना बता के 3% का आंकड़ा चुनते हैं ताकि जनता को पता ना चले। सवाल यह है कि क्या ईडी जैसी एजेंसियां विपक्ष के नेताओं के पीछे भाग रही हैं, उन्हें भगाया गया है, दौड़ाया गया? ये सवाल है। ठीक है कि आज क्या होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन क्या इससे ये सच्चाई बदल जाएगी? हमने नहीं देखा। क्यों कपिल सिब्बल जैसे वकील को आगे आकर न्यायपालिका से लेकर चुनाव की प्रक्रियाओं और नियमों के बारे में बात करनी पड़ती है? और ये क्यों अकेले कपिल सिब्बल कर रहे हैं? ये आप भी कीजिए, ये सब किसी को करना चाहिए और ये हर दौर में करना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, नज़र सब पे होनी चाहिए, मूल्यांकन सबका होना चाहिए। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सिर्फ एग्जिट पोल के नतीजे सच होंगे नहीं होंगे, ये बात बेहद हैरान करती है। और मेरी नज़र पिछले 3 चुनावों से केवल एक सवाल पर है कि क्या भारत की संसद में नेता विपक्ष होगा? नहीं है। 2014 में संख्या को लेकर काफ़ी बहस हुई और कांग्रेस का मनोबल उस वक्त टूट चुका था, तो नेता विपक्ष का पद नहीं मिला, जबकि आम आदमी पार्टी ने उसी संख्या को आधार नहीं बनाया और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष का पद दिया था कि हम आपको देना चाहते हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनाव की रैली में कहा था कि कांग्रेस को उतनी ही सीटें आएंगी कि नेता विपक्ष का पद ना मिले। भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री सत्ता की दावेदारी करे, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन नेता विपक्ष का पद ना मिले, क्या यह खुश होने वाली बात है? क्या लोकतंत्र में विपक्ष के मिट जाने पे कोई अपनी इतनी बड़ी जीत को जीत के रूप में देख सकता है? क्या लोग ये भी सवाल नहीं पूछेंगे कि ये 3 बार से कैसे हो रहा है? और इस बार तो प्रधानमंत्री ने खुद ही कह दिया कि शहजादे की उम्र से कम कांग्रेस को सीट आएगी और नेता विपक्ष का पद नहीं मिलेगा। यह अखबार में छपा है, मैंने ट्वीट किया है। तो हम आज के दिन क्या हासिल करने वाले हैं, क्या देखने जा रहे हैं, ये हमें देखना चाहिए। और नजर रखिए, जीत हो जाने से, किसी की भी जीत है, मान लीजिए एग्जिट पोल्स सही हो जाते हैं, तो क्या सारे सवाल खत्म हो जाएंगे? जिन लोगों ने बेरोजगारी झेली है वो अब हमेशा झेलने वाले हैं। उनके जीवन में रोजगार नहीं आएगा, क्योंकि ये एक चक्र होता है। इस चक्र से आप एक बार बाहर कर दिए गए तो दोबारा उस ट्रैक पर आना बहुत मुश्किल होता है। कितनी चीजें हैं बहस करने के लिए, क्या मुद्दों को लेकर उतनी बहस हुई? आप प्रधानमंत्री के भाषणों को देखिए। लेकिन ठीक है, बीजेपी को अगर लगता है एग्जिट पोल सही हैं, जीत उसे मिल रही है, तो वो जश्न मनाए। लेकिन जश्न किस चीज का, किस बात के लिए जश्न मनाया जा रहा है? क्या हिंदी अखबारों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जनता को बताया? किसी ने नहीं बताया। तो तमाम सारे सवालों को गायब कर दीजिए और एक खुशफहमी बना दीजिए, तो इससे तो काम नहीं चलता है ना। इसलिए अगर विपक्ष सवाल कर रहा है, नौकरशाही को पत्र लिख रहा है, तो ये वो अपना काम कर रहा है,
क्योंकि इसका आधार लोगों ने देखा है कि किस तरह से नौकरशाही का इस्तेमाल हुआ पत्रकारों को जेल में डालने के लिए, आम आदमी की आवाज को कुचलने के लिए, विपक्ष के नेताओं को उठाकर जेल में डाल देने के लिए। जेल के डर से लोग पार्टियां बदल रहे हैं। आज ये डर समाप्त हो जाए तो बीजेपी से ही कितने नेता अपनी अपने पार्टियों में लौट जाएंगे। तो ये सारे सवाल खत्म नहीं हुए हैं। जनता को पता ही नहीं था कि इस देश में ये सब सवाल हैं। आपने कहीं ठोस रिपोर्ट देखी इसके बारे में किसी टीवी चैनल पे, अखबार पे, तो आप कैसे जान रहे हैं? तो अंधेरे में रहे लोग। पर कोई संस्था कैसे काम कर रही है, ये किसी के जीत जाने से ये सवाल खत्म नहीं हो जाता, ये फिर से शुरू हो जाता है। तो जो भी सरकार बने, आप उस पर नजर रखिए, देखिए कि वो क्या कर रही है। क्या फिर से वो संस्थाओं का इस्तेमाल कर लोगों को जेल में डाल रही है? यूट्यूब चैनल बंद किए जा रहे हैं, पत्रकारिता खत्म की जा रही है। अब इसके बाद पत्रकारिता क्या बचेगी? 10 साल हो गए, आपने उन गोदी चैनलों को खुद भी तो देखा है। क्या उनकी आलोचना गलत है? उसमें आपको किसी प्रकार का संदेह है कि ये लोग पत्रकार भी हैं? सिर्फ इसलिए कि राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी को विजय मिले तो इनके सारे गुनाह जो हैं वो क्या माफ हो जाते हैं और वो पुण्य में बदल जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। इसलिए आप इस चुनावी कवरेज को देखिए बहुत जिम्मेदारी के साथ। 6 महीने तक, 3 महीने तक तो चला और 3 महीना उससे पहले भी चुनाव की ही बातें होती रहीं। अफसोस इसी बात का है कि किसी एक मुद्दे पर ढंग से चर्चा नहीं हुई। मंगलसूत्र भैंस खोल ले जाएंगे तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो आपको पता नहीं है। लेकिन लेख बड़े बड़े छाप दिए जाएंगे, डेटा कैसे जनरेट होता है उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन उन सब को अब लेजिटिमाइज किया जाएगा, उसे वैधानिकता प्रदान की जाएगी। ये सब होगा, जो भी पार्टी जीतेगी वो जश्न मनाएगी ही मनाएगी। और थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा कि विपक्ष ने जो दावा किया था उसका क्या हुआ, क्या उसे जनता का समर्थन मिला है या नहीं मिला है। बहुत तरह के सवाल आपके सामने होंगे। तो अगले 5 साल के लिए एक नागरिक के रूप में अपने आप को तैयार कीजिए। ये हताश होना, ये उत्साहित होना, ये सब व्यक्तिगत जीवन में चलता है। सार्वजनिक जीवन में आपको समभाव से रहना पड़ता है, जीत में भी और हार में भी। आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है और ये विपक्ष की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। विपक्ष को खत्म करने में जनता का ही हाथ रहा, क्योंकि गोदी मीडिया ने उसे भरमाया और जनता को ही विपक्ष बनाना पड़ेगा, चाहे इस चुनाव में, चाहे अगले चुनाव में, चाहे किसी और चुनाव में। विपक्ष खुद से अब विपक्ष नहीं बन सकता है, उसे बनाने का काम इस देश की जनता को है। अगर जनता ने विपक्ष बनाने का काम नहीं किया तो फिर एक दिन जनता के रूप में उसका काम तमाम हो जाएगा। ये कवरेज चलता रहेगा। आज दिन भर तरह तरह के वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, बन सकता है, संसाधन इतने कम हैं, लेकिन इसी में प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपसे बातचीत होती रहे और आपसे संवाद, रिश्ता किसी न किसी तरीके से बना रहे। नमस्कार, रवीश कुमार।